फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या फिर सीओपीडी क्या होता है, उसके कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स। इस वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ सीओपीडी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या फिर डिसऑर्डर सीओपीडी। सीओपीडी को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, डॉक्टर क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे टू डायग्नोज सीओपीडी। फर्स्ट आता है मेडिकल हिस्ट्री। कोई भी डिसीज हो, चाहे वो सीओपीडी हो या एनी अदर डिसीज कंडीशन, फर्स्ट स्टेप हमेशा रहता है पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेना। उसमें पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स कुछ दिनों से आ रहे हैं। वो अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेगा। लाइक सीओपीडी से रिलेटेड उसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि उसको कफ हो रही है काफ़ी टाइम से विद फ्लैम, उसको म्यूकस आ रहा है थिक कफ के साथ, और उसको वीजिंग साउंड हो रही है या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है। जो भी सिम्टम सीओपीडी से रिलेटेड है वो एक्सप्लेन करेगा। ये एक सब्जेक्टिव डाटा होता है जिसमें सब्जेक्ट या फिर जिसको पेशेंट कहते हैं वो अपना डाटा बताता है। सब्जेक्टिव डाटा में या फिर मेडिकल हिस्ट्री में फर्स्ट उसके साइन एंड सिम्टम्स पूछे जाएंगे, देन उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछी जाएगी कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में या फिर कोई फैमिली में तो उसको डिसीज कंडीशन नहीं है किसी को सीओपीडी या फिर एनी अदर रेस्पिरेटरी डिसीज कंडीशन। और उससे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कोई और इलनेस तो नहीं है, मेडिकल इलनेस, कोई डेबिलिटेटिंग इलनेस तो नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर आपको एस्मा तो नहीं है। ये कंडीशंस हम मेडिकल हिस्ट्री में पूछते हैं। देन उसके बाद होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। इसमें डॉक्टर ऑब्जर्व करता है पेशेंट को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर उसको क्या दिखाई दे रहा है पेशेंट में। फिजिकल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म बाय द डॉक्टर। डॉक्टर इसमें ऑब्जर्व करेगा, इसमें जो लंग्स की साउंड है वो ऑस्किलेट करेगा यूजिंग स्टेथोस्कोप। लंग्स में कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही, एंड पूरे जो फुल हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो परफॉर्म करेगा साइंस देखने के लिए कि कोई अदर साइन तो नहीं दिख रहा, फीवर तो नहीं है, या फिर और भी कुछ साइंस जो डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है वो आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। देन हमारा आता है चेस्ट एक्सरे, एंड उसके बाद आता है हमारा सिटी स्कैन या फिर कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। चेस्ट एक्सरे और सिटी स्कैन दोनों क्या है, इमेजिंग टेस्ट है। इसमें हम इमेज देखने के लिए, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसकी इमेज देखने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। सीओपीडी में क्या होगा कि हम लंग्स को इमेज देखेंगे कि लंग्स में कोई एबनॉर्मल साइन तो नहीं है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो सीओपीडी में हो जाता है कि वो लंग का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो एनलार्ज हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एल्वियोलर एनलार्जमेंट। उसमें हम देखेंगे चेस्ट एक्सरे में। चेस्ट एक्सरे में अगर दिखाई दे जाता है दैट इज वेल एंड गुड। अगर सिटी स्कैन हम करते हैं, सिटी स्कैन से क्या बेनिफिट होगा कि और ज़्यादा क्लियर इमेज देखने को मिलेगी। चेस्ट एक्सरे और सिटी स्कैन परफॉर्म करेंगे लंग की इमेज देखने को। एंड इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि हमें हार्ट की भी इमेज दिखेगी क्योंकि वो भी चेस्ट रीजन में ही प्रेजेंट है। अगर हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर हार्ट के सीओपीडी की वजह से हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी आई है, वो भी पता लग जाता है चेस्ट एक्सरे या फिर सिटी स्कैन के थ्रू। देन हमारा आता है लंग फंक्शन टेस्ट, जिसको पीएफटी या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। लंग फंक्शन टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि पर्सन मैक्सिमम कितनी इनहेल कर सकता है एयर को एंड कितनी एक्सहेल कर सकता है, एंड ये कितना फास्ट कर सकता है, कितना फास्ट वो ब्रीद इन कर सकता है, कितना फास्ट वो ब्रीद आउट कर सकता है। इसमें हम लंग फंक्शन टेस्ट में ये देखते हैं कि लंग्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें दो टेस्ट आते हैं, स्पायरोमेट्री और लंग वॉल्यूम्स। स्पायरोमेट्री और लंग वॉल्यूम्स के थ्रू हम लंग फंक्शन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और पेशेंट के जो लंग्स है उसकी कंडीशन को देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ वन मोर थिंग हियर कि लंग फंक्शन टेस्ट जो है ये हम सीओपीडी, जो भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेज होती है, मेनली लंग्स की ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज जैसे कि एस्मा या फिर सीओपीडी, उनमें मेनली परफॉर्म करते हैं लंग फंक्शन टेस्ट। देन हमारा आता है एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस क्या है? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, हम आर्टरी से ब्लड लेते हैं और उस ब्लड में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, या फिर ब्लड का पीएच क्या है। ब्लड का पीएच नॉर्मली 7.35 टू 7.45 रेंज करता है, और इसमें हम ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड कितना होता है, 75 to 100 mg, एंड
कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 35 to 45 mmHg। सो इस एवरेज रेंज से अगर कुछ वेरी होता है या फिर डिफरेंट होता है ये लेवल्स, सो इट मीन्स कि कोई एबनॉर्मेलिटी है या फिर हम ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हम एक्सहेल नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। देन है पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होता है, ये एक प्रॉब होता है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। इस प्रॉब को हम अपनी फिंगर टिप पर अटैच कर लेते हैं। फिंगर टिप पर अटैच कर ये क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है ब्लड में वो बता देता है, पल्स ऑक्सीमेट्री। देन हमारा होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल, AAT लेवल, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल। इसमें क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी लीवर से प्रोड्यूस होता है। इस प्रोटीन का क्या काम होता है कि ये जो लंग्स में इन्फ्लामेशन है उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो इट मीन्स कि COPD के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ इसका जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है 75 to 150 mg/dl ब्लड में, एंड अगर इससे वेरी करता है सो रिस्क है कि COPD डेवलप हो सकती है। ऑल्सो मैंने बताया था कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल है ये जेनेटिक होता है, हमारी फैमिली से अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो आगे ट्रांसफर हो सकता है फैमिली टू फैमिली। नाउ मैनेजमेंट ऑफ COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सो इस डिसीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन का यूज करके COPD को ट्रीट करते हैं, बट वन थिंग दैट COPD इज इरिवर्सिबल डिसीज। इरिवर्सिबल का मतलब है कि ये जिस स्टेज पर पहुंच गया है, सपोज ये मॉडरेट या सीवियर स्टेज पर है, सो लंग्स में जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है वो दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा, सो इसलिए इरिवर्सिबल डिसीज कंडीशन है। सो ये जो ट्रीटमेंट है ये कंडीशन को बिल्कुल नॉर्मल नहीं कर सकते, लेकिन सिम्टम्स को एलिविएट कर सकते हैं, सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, एंड पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। सो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट करेंगे वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो मेन कोज है COPD का वो क्या हो सकता है, स्मोकिंग। सो अगर पर्सन लॉन्ग टर्म स्मोकर है, स्मोकिंग कर रहा है, या फिर अगर वो फर्स्ट हैंड स्मोकर भी नहीं है, वो स्मोकिंग नहीं करता लेकिन वो एक्सपोज हो रहा है स्मोकिंग से, सेकेंड हैंड स्मोकर है, अगर उसके पास कोई पर्सन खड़ा है और वो उससे एक्सपोज होता रहता है कंटिन्यूसली, या फिर वो ऐसे वर्क प्लेस पर काम करता है, उसकी ऑक्यूपेशन ऐसी है कि वो पॉल्यूशन से या स्मोक या फिर फ्यूम से एक्सपोज हो रहा है, सो वो एक मेन कोज है COPD होने का। ये हम मेडिकल हिस्ट्री में भी पूछ सकते हैं पर्सन से कि आपको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर तो नहीं है स्मोक से। सो फर्स्ट क्या है, मेन कोज स्मोकिंग। सो स्मोकिंग को क्विट करवाने के लिए, क्योंकि स्मोकिंग में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जिससे एडिक्शन होती है वो क्या है, निकोटीन। सो निकोटीन जब पर्सन छोड़ता है, जब पर्सन स्मोकिंग क्विट करता है तो निकोटीन के विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि उसको नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, अग्रेसिवनेस और ड्रॉजीनेस हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, कंफ्यूजन या फिर कंसंट्रेशन नहीं होती किसी चीज़ पर। सो ये सिम्टम्स विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो कि निकोटीन क्विट करने या फिर स्मोकिंग क्विट करने पर आते हैं। सो उस वजह से ये विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से पर्सन स्मोकिंग क्विट नहीं कर पाता। इसको हेल्प करने के लिए हम निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ निकोटीन होता है ताकि पर्सन को विड्रॉल सिम्टम्स ना आए, वो विड्रॉल सिम्टम्स उस पर ज़्यादा हावी ना हो। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम गम्स भी दे सकते हैं, निकोटीन गम्स, या फिर हम निकोटीन पैचेस, ट्रांसडर्मल पैचेस भी यूज़ करते हैं। सो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कि वॉलंटियर हैं, जो कि अपनी स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हैं खुद से, वो ये यूज़ कर सकते हैं। देन आता है ब्रोंकोडायलेटर्स। सो ब्रोंकोडायलेटर्स क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि COPD में क्या होता है, म्यूकस एक्सेसिव एक्यूमुलेट हो रहा है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, नैरोइंग हो रही है एयरवेज की इन्फ्लामेशन की वजह से भी। सो उस नैरोइंग को एलिविएट करने के लिए, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एयरवेज को डायलेट करने के लिए, ताकि एयर जो है ईजिली पास हो हमारे एयरवेज से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, सो उसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स में फर्स्ट आता है बीटा 2 एगोनिस्ट।
सो बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है, ये शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। इनका इफेक्ट क्या है कि ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती है। सो बीटा 2 एगोनिस्ट हम एस्मा में भी प्रिस्क्राइब करते हैं एंड सीओपीडी में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इनके एग्जांपल्स है फॉर्मेट्रोल, एल्ब्यूट्रोल या फिर साल्मेट्रोल, एंड कई बार हम एपिनेफ्रिन भी देते हैं। देन है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स ज़्यादा इफेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, क्विकली ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करती हैं। सो एंटीकोलिनर्जिक्स में आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि सीओपीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। देन आता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन एक ब्रोंकोडायलेटर भी है एंड ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के साथ साथ ये इंफ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है। देन हमारा आता है एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स। हमने पढ़ा है कि सीओपीडी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है एयरवेज में, उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए ताकि लंग्स अच्छे से फंक्शन कर सके, हम एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स देते हैं। सो एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स में हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, बट अगर हम इनका लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है फ्लूटिकाजोन या फिर ब्यूटेसोनाइट, और भी कई ड्रग्स हैं जो कि एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट्स हैं। देन आता है हमारा म्यूकोलिटिक्स। सो म्यूकोलिटिक्स का क्या मतलब है, जो म्यूकस को ब्रेक करते हैं। सो म्यूकस को ब्रेक करना क्यों जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सीओपीडी में म्यूकस एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो रहा है, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, एयर इजिली पास नहीं हो पा रही है एयरवेज में। सो म्यूकस को थिन करता है म्यूकोलिटिक्स, म्यूकस को ब्रेक करता है, जिससे कि म्यूकस इजिली एक्सपेल हो जाता है कफ के थ्रू या फिर और कोई कफिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू या फिर कपिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू म्यूकस इजिली एक्सपेल हो जाता है, लंग से इजिली बाहर आ जाता है। सो म्यूकोलिटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट हमें देना है सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए। ये है ग्वाइफेंसिन एंड एन-एसिटाइलसिस्टीन। ग्वाइफेंसिन हम ऑरली ले सकते हैं, एन-एसिटाइलसिस्टीन हम नेबुलाइजर के थ्रू लेते हैं। देन हमारा आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों जरूरी है सीओपीडी में, क्योंकि म्यूकस एक्सेसिवली एक्यूमुलेट हो रहा है, लंग्स ऑलरेडी वीक हैं, सो जो इन्फेक्शन है वो ईजिली वहाँ जाकर डिसीज कोज कर सकते हैं। सो इन्फेक्शन को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, म्यूकस है वहाँ पर, एक अच्छा एनवायरनमेंट है इन्फेक्शन कोज करने के लिए, सो इसलिए हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सो जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक हम देते हैं वो है एमॉक्सिसिलिन सीओपीडी में। देन हमारा आता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन है जो कि लंग्स की इन्फ्लामेशन को प्रोटेक्ट करता है, सो वो प्रिवेंट करता है। लेकिन इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमने इसको रिप्लेस करना है, हमने आर्टिफिशियली या फिर बाहर से हमने एएटी या फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एडमिनिस्टर करना है उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए या ओवरकम करने के लिए। सो इसमें हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, एएटी रिप्लेसमेंट थेरेपी। देन आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हम इसलिए देंगे क्योंकि इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिटी मिल गई है म्यूकस या फिर वीक लंग्स या फिर इंफ्लामेटरी लंग्स पर इन्फेक्शन करने के लिए, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई है। सो उसके लिए हम सबसे जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए देंगे क्योंकि फ्लू कॉमनली हो सकता है, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देंगे। और अगर इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू हो जाता है तो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं सीओपीडी में। देन आता है निमोनिया वैक्सीन। सो न्यूमोकोकल वैक्सीन देंगे हम निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि निमोनिया या फिर न्यूमोकोकल भी क्या है, एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिटी मिली तो इन्फेक्शन ये हो जाता है। सो ये दोनों वैक्सीन हम फ्लू और निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए देंगे। नाउ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। सो इसमें फर्स्ट आता है हमारा नेबुलाइजेशन। सो नेबुलाइजेशन या फिर नेबुलाइजर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो मेडिसिन हम ओरली नहीं ले सकते, इनहेल करते हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स जो कि इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे लंग्स पर एक्ट करते हैं और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं। सो वो ब्रोंकोडायलेटर्स हम नेबुलाइजेशन के थ्रू लेते हैं। देन है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी। कई पेशेंट्स जो कि सीओपीडी है, जिनको सीवियर सीओपीडी है, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो 40 mmHg तक आ जाता है, इतना लो हो जाता है। सो उस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी भी पेशेंट को देनी पड़ सकती है। इसमें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी में क्या होता है कि पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है जो कि रिड्यूस हुआ है। सो ऑक्सीजन थेरेपी हम नेजल कैनुला के थ्रू पर्सन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट पार्ट है सीओपीडी का, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारे लंग्स है वो वीक हो गए हैं, सो और बहुत ज़्यादा म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया है लंग्स में। सो सबसे पहले म्यूकस को बाहर निकालने के लिए या फिर म्यूकस को
म्यूकस एक्सपेल करवाने के लिए लंग से हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारी चेस्ट फिजियोथेरेपी आती है, पोस्टरल ड्रेनेज आता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करवाते हैं। सो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या होता है कि जब एयर हमारी ट्रैप हो जाती है, लंग्स तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जैसे कि सीओपीडी में होता है कि जो एयर है या फिर ऑक्सीजन है वो हमारे जो एल्वेलाई है वहां तक नहीं पहुंच पा रही अच्छे से और ब्लड में नहीं जा पा रही। सो उस केस में क्या होता है, जो डायफ्राम हमारा ब्रीदिंग मसल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता और वो वीक होता जाता है, क्योंकि हमारी एयर ऊपर ही ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से हमारे नेक और चेस्ट मसल वो वर्क कर रहे हैं ज़्यादा ब्रीदिंग के लिए, लेकिन जो डायफ्राम जो मेन मसल है ब्रीदिंग का वो वर्क नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है। उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक टेक्निक होती है, वो सिखाई जाती है। सो एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट स्टेप है या फिर इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए, ताकि जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ की लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके और वो ज़्यादा एक्टिव हो सके, जो कि वो फटीग हो गया था। देन है हमारी पल्मनरी रिहेबिलिटेशन। पल्मनरी रिहेबिलिटेशन एक प्रोग्राम है, ये पल्मनरी रिहेबिलिटेशन सीओपीडी के लिए एक प्रोग्राम है। इसमें पूरी जो मेडिकल टीम है, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरसाइज टेक्नीशियंस या फिर जो डाइटिशियंस हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, ये सब मिलकर क्या करते हैं कि पेशेंट को टीच करते हैं, एजुकेशन देते हैं रिगार्डिंग सीओपीडी या फिर लंग डिसीजेस क्या होती हैं, इनकी मेडिकेशंस कैसे लेनी है, ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स ये क्या होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, आप निकोटीन कैसे छोड़ सकते हैं। सो ये सब टेक्निक्स पल्मनरी रिहेबिलिटेशन में सिखाई जाती हैं। आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बेसिकली विद सीओपीडी पेशेंट्स, ये सिखाया जाता है। देन हमारे सर्जरी के ऑप्शंस हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सीओपीडी इतना सीवियर हो जाता है कि ये सब ट्रीटमेंट उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, तो तब हम सर्जरी को ऑप्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा बुलेक्टमी। बुलेक्टमी क्या होता है, सीओपीडी में क्या होता है कि जो एल्वेलाई हैं वो एल्वेलाई क्या होती है, उनकी वॉल्स डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये एल्वेलाई क्या हो जाता है, इंक्रीज, इनका साइज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। सो ये एल्वेलाई या फिर एयर सैक्स बहुत बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, जिनको कहते हैं बुले। सो इन बुले को, ये बुले क्या करते हैं, जो ब्रीदिंग है हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग उसमें इंटरफेयर करते हैं, इसलिए इस बुले को रिमूव कर दिया जाता है। जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेसेस बन गए हैं हमारे लंग्स में, सो वो एक या दो जितने भी बने तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। सो उसको रिमूव करने से क्या होता है, ब्रीदिंग ईजियर हो जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाती है, जिसको कहते हैं बुलेक्टमी। देन हमारा आता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। सो नेम से क्लियर है, लंग का वॉल्यूम रिड्यूस किया जाता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी में। लंग का वॉल्यूम कैसे रिड्यूस किया जाता है, जो लंग का टिश्यू डैमेज हो चुका है, जो कि पार्ट नहीं कर रहा ब्रीदिंग में, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो हेल्थी टिश्यू है उसको ज़्यादा स्पेस मिल सके, डायफ्राम अच्छे से वर्क कर सके ब्रीदिंग में। सो इसमें लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी परफॉर्म की जाती है। देन है हमारा लंग ट्रांसप्लांट। अब लंग ट्रांसप्लांट में क्या होता है, कुछ पर्सन के बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है सीओपीडी, कि उनके जो एक लंग है दोनों में से जिसको सीओपीडी ने इफेक्ट किया है वो डैमेज हो जाता है। सो लंग ट्रांसप्लांट में कोई एक लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, जो डोनर लंग है वो एकदम से नहीं मिलता, बहुत टाइम वेट करना पड़ता है डोनर लंग के लिए। ऑल्सो लंग ट्रांसप्लांट, अगर किसी पर्सन ने लंग ट्रांसप्लांट करवाया है, सो जो उसकी नॉर्मल लाइफ, जो लॉन्ग लाइफ थी, उसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाती है। अदरवाइज लंग ट्रांसप्लांट जो सीवियर सीओपीडी पेशेंट्स हैं उनमें ये इफेक्टिव है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है। Stay tuned for further videos of medical surgical nursing, and if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.